मॉड्यूल 1 में हमने क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग सेफली, आयोश मैनेजिंग सेफली। आयोश क्या है, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी में सेफ्टी मेजर्स क्यों लागू किए जाते हैं, उसका ख्याल रखा जाता है, तो वो उसकी हमने इम्पोर्टेंस देखी थी। आज का हमारा मॉड्यूल 2 है और मॉड्यूल 2 के अंदर 3 लर्निंग पॉइंट्स हैं। कौन कौन से लर्निंग पॉइंट्स के व्हाट इज़ रिस्क, और कि रिस्क क्या है। अक्सर हम जो आजकल नाम सुनते हैं कि रिस्क के रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क ले लो, कारोबार में रिस्क, कारोबार में जो है ना रिस्क लेना पड़ता है, या जो भी है, बाहर जा रहा हूँ रिस्क लेकर जा रहा हूँ, तो ऐसा हम नाम सुनते हैं। अब रिस्क की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब रिस्क को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट, रिस्क को कंट्रोल में करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। रिस्क क्या है, रिस्क के कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर्स हैं और करेंगे कैसे, वो यहाँ पर हम तीसरे पढ़ेंगे। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर ना कुछ केस स्टडीज लिखी हुई हैं कि रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। अभी यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरों से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे देखें, ये जो साथ में ना जो ग्राफ्स, विजुअल्स, जैसे कि यहाँ पर आपको विजुअल नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ तो यहाँ पर डेफिनेटली कंफर्म है कि रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। वी कांट अवॉइड रिस्क बट वी कैन पुट थिंग्स इन प्लेस टू मैनेज देम इफेक्टिवली। यहाँ पर एक बड़ी पत्ते की बात लिखी है कि रिस्क जो है ना हर काम में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। हम रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हम उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करेंगे तो रिस्क क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। याद रखिएगा, रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता, हाँ उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ नीचे तस्वीरें दी गई हैं, ठीक है, ये पूरी केस स्टडी आप पढ़ लीजिएगा। जब आप एक दफ़ा इस पूरी बुक को साथ साथ रीड करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा एक वेयर हाउस, ठीक है, एक हैजर्ड ब्रोज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये वो जगह है, वेयर हाउस है, जहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई है, इसके अंदर गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक का सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है कि इस वेयर हाउस में गाड़ियाँ अनलोड होती हैं, लोड होती हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर तस्वीरों में कि ऊपर बादलों का भी समा है, ठीक है, बादल भी ठीक है छाए हुए हैं, बारिश का भी मौसम है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि जैसे देखें कि इसके अंदर सामान क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पर टीवी शीवी, मतलब इस वेयर हाउस के अंदर जो चीज़ें स्टोर्ड हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें स्टोर्ड हैं। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे ना सारी चीज़ें, तो यहाँ पर एक चीज़ का क्या रिस्क था कि बारिश होने का ख़तरा मौजूद था। अब बारिश होने के ख़तरे के हवाले से वो ख़तरा इसलिए था क्योंकि देखो वेयर हाउस के अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। अगर आपने सही से जो है ना बारिश के पानी के लिए रास्ता ना बनाया हो, वो क्या कहते हैं वेंटिलेशन का सारा और सेंट्री का सारा सही से प्रोसेस ना बनाया हो, तो सारे का सारा पानी जैसे आपको पता है घरों के अंदर आ जाते हैं, मकानों के अंदर आ जाते हैं, कमरों तक आ जाते हैं। या किसी इंडस्ट्री स्टोर के अंदर आ जाए तो सारा सामान ख़राब होता है कि नहीं होता। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि टीवी शीवी उसके अंदर पड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ठीक है, नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए यहाँ पर मेरे पास पीडीएफ नोट्स थे, वो ऑनलाइन मैंने रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी डाउनलोड करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर आप जब देखेंगे ना नीचे, इसको ज़रा पढ़ेंगे इसको यहाँ से कि इसके अंदर कहते हैं कि अगर आपने वेयर हाउस के अंदर चीज़ों को सही से प्लेस तो कर दिया है, मगर उसके अंदर दरारें हैं दीवारों के अंदर, या सीलिंग के अंदर, या कमरों के अंदर कोई आपकी टाइलिंग का मसला है, ठीक है, या विंडो विंडो का मसला है, ठीक है, जहाँ से पानी बारिश जब भी होती है तो उसका पानी अंदर आता है। तो ये एक ख़तरा है, ठीक है, एक किस्म का खदशा है बारिश का, जिसे हम कहते हैं ना बारिश का खदशा है कि बारिश हो, जब बारिश होगी तो सारा पानी अंदर आएगा। कहते हैं कि इस इन हालात में क्या होगा कि आप सही से रूफिंग आपने की नहीं होगी, तो आपका जितना भी वो सामान है, वो जो रूफ का सामान है, जो रूफ के अंदर दरारें थी, तो पानी आपका सारे का सारा जो है ना वो
आपका अंदर आ जाएगा, और अंदर जितनी भी आपके अगर प्लास्टिक का सामान पड़ा हुआ है या कोई टीवी शीवी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा हुआ है तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि इफ़ द कंटेंट वर टेलीविजन सेट, ठीक है, कि अगर आपका कंटेंट जो नीचे है सारे का सारा जो माल पड़ा हुआ है वो टेलीविजन सेट्स हैं, दे हैड बी कम्प्लीटली रूल्ड बाय द रेन, जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जो कि कंपनी का एक लार्ज कॉस्ट एट योर कंपनी, जो एक कंपनी के बड़ा जो है ना, आप यूँ कहें कि बड़े मार्जिन में नुकसान हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जब मैं स्लाइड्स भी शेयर करूँगा तो उसके अंदर सारी कहानी तस्वीरों की मद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका एक यहाँ पर मैं तमहीद बांध कर एक नोट से पढ़ा हूँ। फिर कहते हैं कि बेसिक टर्म्स दैट अप्लाई टू रिस्क असेसमेंट। अब यहाँ पर ये तो रिस्क आपने पढ़ा ना कि एक चीज़ रिस्क मौजूद है। रिस्क किसे कहते हैं, रिस्क किसे कहते हैं कि जैसे आपको पता है कि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, आपको ये भी पता है कि बारिश बहुत ख़तरनाक आने वाली है, और आपको ये भी पता है कि कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा कीमती सामान पड़ा है, और कमरे में सीलिंग से पानी भी बहता है, अंदर आता है, और आपने इन तमाम चीज़ों को भी सामने नहीं रखा, ठीक है, उसके लिए कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए, तो जो ख़तरा था ना, जो कि बारिश की शक्ल में था, वो एक रिस्क कहलाएगा, ठीक है। बारिश का होना एक खदशा है, एक रिस्क है, पानी का अंदर आना एक खदशा है, एक रिस्क है, ठीक है। अब कहते हैं कि आपने इसको कंट्रोल करना था ना, तो कंट्रोल कैसे करते हैं, वो प्रॉपर जो है ना उसकी रूफिंग करते हैं, सीलिंग से जहाँ से पानी अंदर आता है तो वो जगह आप क्लोज अप कर देंगे, विंडो का मसला है तो वहाँ से ठीक कर देंगे, खिड़की से फिर पानी नहीं आएगा या ऊपर टिपकेगा नहीं पानी नीचे अंदर, ठीक है। तो ये आपने उसकी क्या की, रिस्क को आपने कम कर दिया। अब ऐसा है कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं रिस्क असेसमेंट के ऊपर। अब रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है, रिस्क असेसमेंट को ना पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक चीज़ जो है ना उसको कहते हैं हैजर्ड, एक वर्ड है, एक दूसरा वर्ड है हैजर्डस इवेंट, और आगे भी कुछ यहाँ पर वर्ड्स आएंगे। एक वर्ड आएगा लाइक्लीहुड और दूसरा वर्ड आएगा कॉन्सिक्वेंसेस या कॉन्सिक्वेंस। अगर आपने सही से रिस्क की डेफिनेशन तक पहुंचना है या रिस्क असेसमेंट की मुकम्मल कॉन्सेप्ट को समझना है तो ये चार चीज़ें इन टर्म्स को आपको पहले समझना होगा। अब हैजर्ड किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखे है हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ठीक है। अगर 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 देखिए मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करता हूँ और यहाँ पर आप लिखते हैं रिस्क ना, सॉरी इसको मेरे यहाँ पर आपने लिखा रिस्क, तो रिस्क का उन्होंने क्या बताया, खतरा, ठीक है। जिस तरह वो बारिश का खतरा था, बारिश का पानी अंदर आने का खतरा था। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा हैजर्ड, तो हैजर्ड मुझे क्या बता रहा है, उसका भी खतरा बता रहा है, ठीक है। समझ में आई यहाँ पर, देखो हैजर्ड खतरा, या इसको दूसरे अल्फाज में खदशा कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि व्हाट इज हैजर्ड, रिस्क का भी मतलब हैजर्ड है, खतरा है, और हैजर्ड का मतलब भी खतरा है। तो अब हैजर्ड की क्या लाइन बनी डेफिनेशन में, हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कि हैजर्ड वो चीज़ है, वो एक अलामत है जिससे आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, खदशा हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हैजर्ड कहते हैं। जैसे कि आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ, किसी गली के अंदर, मेन गली के अंदर मैन होल जो नहीं होते, जो गटर के मैन होल होते हैं, वो कहीं खुला पड़ा हो, उसका ढक्कन कोई ले गया हो, टूट गया हो, या कहीं आगे पीछे हो चुका हो और वो मैन होल खुला पड़ा हुआ है, तो हम कहते नहीं है कि इसमें कोई गिर जाएगा या कोई बच्चा गिर जाएगा, रात को अंधेरे में कोई गिर जाएगा। तो ये क्या है, वो एक जो मैन होल है वो क्या है, आपका एक हैजर्ड है। बात समझ में आ रही, तो इसलिए हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल, क्योंकि हैजर्ड वो चीज़ होती है जो कि आपको, जो कि पोटेंशियल रखती है, कुव्वत रखती है आपको नुकसान पहुंचाने की, ठीक है। अच्छा, दिस कुड बी समथिंग, कहते हैं कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है आप। तो अब हैजर्डस इवेंट क्या होता है, हैजर्ड को तो पता चल गया, वो मैन होल खुला पड़ा हुआ है, वो एक खतरा है, खदशा है, हैजर्ड है। अब हैजर्डस इवेंट किसे कहते हैं, इवेंट कहते हैं कोई वाक़या होना, कोई सीन या वहाँ पर हो जाना। हम कहते नहीं अक्सर कि कोई लोग जमा हुए होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या सीन हुआ इधर, क्या हुआ इधर, तो जो हुआ हुआ होता है ना उसको हम कहते हैं इवेंट। अब हैजर्डस इवेंट का क्या मतलब है कि हैजर्डस इवेंट
take place when something or someone interacts with the hazard and harm result। तो हाशिर इसका ये मतलब है हैजर्डस इवेंट का, अगर मैनहोल खुला पड़ा था ना, वो एक हैजर्ड था। अब रात के अंधेरे में उसमें कोई बच्चा गिर गया है, कोई बूढ़ा गिर गया है, ठीक है, और उसकी टांग टूट गई है, और वो आधा उस मैनहोल के अंदर और आधा बाहर है, और उसकी टांग टूट चुकी है, ठीक है जी, अंदर गिरने की वजह से। तो वो जो एक वाकया उधर हुआ है, टांग टूट गया, बंदा गिर गया, टांग टूट गई उसकी, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैजर्डस इवेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, लाइकलीहुड। ठीक है, लाइकलीहुड का क्या मतलब है? लाइकलीहुड का मतलब होता है कि लाइकलीहुड इज अ मेजर ऑफ द चांस दैट द हैजर्डस इवेंट विल ऑकर। लाइकलीहुड कहते हैं किसी वाकया के होने और ना होने के चांसेस। हम कहते नहीं है कि यार इसका कोई चांस है कि या तो ये पार हो जाए, चांस है, या तो ये फिर क्या हो जाए, फेल हो जाए, जो भी है। या हम कहते हैं चांस है कि मैं इसको पार कर सकता हूँ, चांस है कि मैं इसे गिर सकता हूँ। तो ये जो चांस पे बात होती है ना, चांसेस की जो हम बात करते हैं, इसको हम लाइकलीहुड कहते हैं। ठीक हो गया जी, समझ में आ गई। अगर हम कहते हैं वो मैनहोल रात के अंधेरे में खुला पड़ा था, तो हम ये कहते हैं कि उसमें गिरने के चांसेस कितने लोगों के, या गिरने के चांसेस कितने कम है। तो गिरने के चांसेस कम और ज़्यादा होना, इसको हम लाइकलीहुड कहते हैं। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम ऑफ द हैजर्डस इवेंट। कि अब जैसे वो खुला मैन होल पड़ा हुआ था ना, उसमें बंदा गिरा, तो बंदा जब गिरा तो एक तो कपड़े गंदे हो गए, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट कि उसकी टांग टूट गई, तो ये दो रिजल्ट्स उसे मिले। तो इन्हीं रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंस। तो जब हम लाइकलीहुड, कॉन्सिक्वेंस और हैजर्ड और हैजर्डस इवेंट को समझ गए, तो अब हम रिस्क आसानी से समझ सकते हैं। आशय समझ आ रही है? तवज्जो है? सामने फिल्म तो नहीं लगाई हुई? माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड। बस साथ साथ आप भी देखें। बाकी इसके मैं ये नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो थोड़े से प्रिसाइज होते हैं, तो मैं यहाँ से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चलो वो डाउनलोड में टाइम लगेगा उसमें ना, तो मैं रात तक शेयर कर दूंगा। तो ये कि मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ ताकि उसके समझने में आसान हो। जिस तरह यहाँ पर कुछ ये सारे आप पढ़ सकते थे मगर आपको समझ ना आता, तो मैंने आसान आसान अल्फाज में आपको समझा दिया। हैजर्ड, मैनहोल का खुला पड़ा होना, वो एक हैजर्ड था, ठीक है। हर इंसान की अकल जानती है कि यार यहाँ पर बंदा गिर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, बूढ़े गिर जाएंगे, जिसको नजर नहीं आता वो गिर जाएगा। और हैजर्डस इवेंट कि जो उसमें गिरेगा, बच्चा, बूढ़ा, बड़ा जो भी गिरेगा, बाइक उसमें जाकर स्लिप होकर गिरेगी, वो एक इवेंट है, हैजर्डस इवेंट। अब उसमें गिरने के चांसेस कितने कम है, ज्यादा है, उसको लाइकलीहुड कहते हैं। और अगर चलो बंदा गिर गया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले, उसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चार चीजें हमें पता चल गई। अब इसके बाद अभी देखें, यहाँ पर देखें, एक तस्वीर दी हुई है कि एक दरवाज़ा है, एक आने का दरवाज़ा है, मतलब एक डोर गेट है, लोग इससे गुजर रहे हैं, आ रहे हैं। अब इस डोर गेट में जहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पर एक खुली जगह पड़ी है, खाली टूटी फूटी जगह है, मतलब वहाँ पर एक खड्डा ऐसे है, ऐसे सवेर खड्डा है कि आपको पता है जब अक्सर बंदा ना इस तरह के खड्डे छोटों में ना, बंदा जब अचानक उसका पाँव लगता है ना, तो एकदम कमर में जो है ना वो मोच आ जाती है, या उसको एर्गोनॉमिकली उसको इशू पड़ जाता है टांग में या गर्दन में, इस तरह से उसका ध्यान नहीं था उसकी तरफ। तो ये जो खड्डे शड्डे जो अक्सर रोडों के बीच में आ जाते हैं, तो जिससे गाड़ियां गिर कर स्लिप होती हैं, उल्टी हो जाती हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखें जिस तरह यहाँ पर बताया हुआ है। इधर इधर कि इधर जो है ना कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा लो है। इस तरफ लो क्यों है? क्योंकि ये जो खड्डा है ना, ये कोने की तरफ है, कचरे के ड्रम के साथ है, मगर ये जो है ना, ये गुजरगा है, ये लोगों की गुजरगा है। तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने हाई लिखा हुआ है क्योंकि ये फुटपाथ के ऊपर एक खड्डा है, तो यहाँ से लोग ज़्यादा गुजरेंगे, तो यहाँ पर जो है ना लाइकलीहुड ज़्यादा है कि लोग गिरे। ठीक हो गया। कहते चलो अगर कोई बंदा उसमें गिर भी गया तो क्या होगा कि अगर एक बंदा जो है ना वो कोई डब्बा जो है ना वो अपने कंधे पे रख के आ रहा था, तो उस गिरने की वजह से एक तो उसे डब्बा गिर गया इस खड्डे में पाँव लगने की वजह से, और दूसरा उसकी पाँव भी जख्मी हो गई है, पाँव मुड़ गया, पाँव सूज गया। तो ये सारी, तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज रिस्क। तो रिस्क की क्या डेफिनेशन है, ये रिस्क की डेफिनेशन है, ये बस ध्यान में रख लो कि रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ द हैजर्डस इवेंट occurring and the consequence of the event। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आपने पढ़ लिया ना लाइकलीहुड किसे कहते हैं, और हैजर्डस इवेंट का मतलब क्या है, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है। तो व्हाट इज रिस्क, तो आप कहेंगे रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड
ऑफ द हैजर्डस इवेंट मतलब किसी भी खदशे वाले जगह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गिरने के खतरे ज़्यादा हैं या कम है, चांसेस का ज़्यादा या कम होना इसका। और अगर चांसेस कम या ज़्यादा है हैजर्डस इवेंट के, अगर कम है तो उसके क्या नतीजे निकले, नताइज निकले, और अगर उसका चांस ज़्यादा है हैजर्डस इवेंट ऑकर होने का तो उसका फिर क्या रिजल्ट है। ठीक हो गया जी। तो चांस और रिजल्ट इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, लाइक्लीहुड। बस इसका फार्मूला है रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई कॉन्सिक्वेंस। ठीक है जी। अगर छोटा सा मैनहोल का खड्डा था तो उसमें कम गिरने के खतरे थे, ठीक है, और अगर कोई गिर भी गया तो उसको छोटी मोटी चोट आएगी। अगर बहुत बड़ा नाला है कोई जिसमें गाड़ी भी गिर सकती है, आपने अक्सर देखा होगा रोडों के किनारों पे, तो वहाँ पर लाइक्लीहुड भी हाई होगा और उसका नतीजा भी हाई होगा। तो इसको कहते हैं रिस्क। ठीक हो गया। इसको समझने के बाद, रिस्क को समझने के बाद, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है, इज अ मीन्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट अ सीरियस वर्कप्लेस रिस्क आर मैनेज्ड बाय कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। बस इसको यहाँ तक समझने आपने। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है कि हमने वहाँ पर रिस्क असेसमेंट, एक पूरी टीम होती है, उस टीम में से एक पूरा एक मैनेजर होता है, हेल्थ सेफ्टी मैनेजर कहते हैं। वो क्या करता है, अपनी टीम समेत उस एरिया का दौरा करता है जिस जिस एरिया में इस तरह के खतरात ज़्यादा होते हैं। किसी भी चीज़ का खतरा हो सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत का खतरा हो सकता है, गैस सिलेंडर उधर ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको पता है ना, सिलेंडर फटने के खतरे हो सकते हैं, गैस की वजह से गैस लीक होने का खतरा हो सकता है। कोई पहाड़ी शहाड़ी है तो पहाड़ी पर जाकर वहाँ से गिरने का खतरा है। ठीक है। अगर कोई 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो वो जो पूरा कवाजा नहीं बनाते स्कैफोल्ड, तो स्कैफोल्ड 10वें मंजिल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ से गिरने का खतरा है। तो इस तरह के जितने भी खतरात हैं, ठीक है, और सिर्फ इन तमाम खतरात को हम क्या बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे। तो जब एक बंदा जो सेफ्टी मैनेजर होगा अपनी टीम के साथ जाएगा वहाँ पर तमाम जगहों का दौरा करेगा और कहेगा कि ये रिस्क हमने देखे और इस रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तो गिरने के चांसेस कम हो सकते हैं, चोट लगने के चांसेस कम हो सकते हैं, या कोई हादसा पेश आने का चांसेस कम हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक हो गया जी। कि आपको पता है कि जैसे हम वो स्कैफोल्ड लगाते हैं ना, स्कैफोल्ड, जैसे स्कैफोल्ड, ठीक है, जो लोग अक्सर बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ये स्कैफोल्ड्स लगाते हैं, इस तरह के स्कैफोल्ड ना, बिल्डिंग 10 मंजिला 17 मंजिला। तो आपको पता है जब एक बंदा 20 मंजिला बिल्डिंग पे काम कर रहा है, ठीक हो गया, तो और यहाँ से गिरने का रिस्क मौजूद है, तो इसकी वो रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे कि इस स्कैफोल्ड को वो कवर अप कर देंगे जाली के अंदर। मतलब इस तरह भी होते हैं जो बड़े बड़े स्कैफोल्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर जाली नुमा वो लोग क्या लगा देते हैं, साइड पे नेट लगा देते हैं। अगर कोई बंदा किसी का पाँव स्लिप हो गया, गिर गया, तो वो जाली में अटक जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि वो अपने साथ रस्सियां बांध लेते हैं जिसको एंकर पॉइंट कहते हैं, एंकरेज पॉइंट। ये देखिए ऐसे एंकरेज पॉइंट कहते हैं। ठीक है। इस तरह के जो ये नहीं होते, ठीक है, ये जो रस्से शस्से बांध लेते हैं अपने साथ। तो आज देखो वो ये बंदा बड़ी हाइट मंजिल पे खड़ा है, स्कैफोल्ड पे खड़ा है, नेट शेड भी है साथ में, अगर गिर भी गया तो ये एंकरेज पॉइंट उसको बचाएगा। तो इस तरह की इसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। आपको पता था कि यहाँ से गिरने का रिस्क मौजूद है, मगर उसकी आपकी टीम ने पहले इसकी रिस्क असेसमेंट की होगी और उसके लिए ये वाला मैयर आपको हवाले कर दिए कि आप ये करें। तो इसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। एक जगह का रिस्क रिस्क का मौजूद होना और आप अपनी टीम समेत जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर उनके लिए कोई जो है हिफाजती इक़दाम करते हैं, इसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। कहते हैं रिस्क असेसमेंट इनेबल्स यू टू, कहते हैं एज अ सेफ्टी मैनेजर आपको रिस्क असेसमेंट इस चीज़ के अहल बनाता है कि टेल वेदर यू आर डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट योर वर्क फोर्स, ठीक है, एंड अदर्स फ्रॉम द हार्म। आप रिस्क असेसमेंट किस चीज़ का आंसर आपको देता है कि आप जो काम कर रहे हो ना वो आप अपनी प्रोटेक्ट कर रहे हो, किस चीज़ को, वर्क फोर्स को, ठीक है, अपनी टीम को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो और बाकी जो लोग हैं, जो कि लोग गुजर रहे हैं, कुछ विजिटर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको भी जो है ना आप अपने साथ साथ अपने आप को भी, अपनी टीम को भी और दूसरे लोगों को भी आप रिस्क असेसमेंट करके आप बचा रहे हो। ठीक हो गया, समझ में आ गई।
और बाकी चीज़ दूसरी साथ साथ रिस्क असेसमेंट जो है मीट योर लीगल रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिस्क असेसमेंट ये हुकूमत की तरफ से जो कि हमने आयोश ओशा इस तरह के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी तरफ से ये सख्त हुक्म है कि कोई भी काम अगर आप जब इंशाल्लाह कल को खैर से अगर आप जाकर काम करेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन ग्राउंड जब वो कोई भी काम करते हैं ना तो स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग होती है, रिस्क असेसमेंट होती है। जब तक परमिट नहीं आता तब तक काम शुरू नहीं किया जाता। तो इसलिए ये एक लीगली एक रिक्वायरमेंट है, आपको करना पड़ेगा। करेंगे तो तब ही जो है ना, ये देखें लेबर लॉ में मौजूद है ये चीज़ कि आपको एक रिक्वायरमेंट के तहत आपको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज़ रिस्क असेसमेंट करने से ये होता है कि गुड बिजनेस प्रैक्टिस है और इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। तो इसका ये मतलब होगा कि कोई भी काम आप बड़े लेवल का काम कर रहे हैं और उसमें रिस्क असेसमेंट इन तमाम चीज़ों का ख्याल आपने रख रहे हैं, कोई भी हादसा पेश नहीं आता, अच्छे से काम आपका निमट जाता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम था, तो इससे आपकी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ती है। ऐसे ना हो कि आपने काम ना रिस्क असेसमेंट की किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और 2-3 हफ्ते बाद जो है ना एक बड़ा सिवियर किस्म का हादसा पेश आ जाए और उस वजह से जो है ना वो जो मैंने बताए थे मोरल लॉस, इकोनॉमिकल लॉस, बिजनेस लॉस वो आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं। ये देखें यहाँ पर एक नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि रिमेंबर एक्सीडेंट्स एंड इल हेल्थ। एक्सीडेंट्स कहते हैं हादसे को, इल हेल्थ कहते हैं छोटी मोटी इंजरी को। कहते हैं ये कैन हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत खतरनाक हद तक जो है ना आपके असरात जो है ना पहुंचा सकता है। किस तरह के कि दे कैन रूइन लाइव्स, एक तो ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है इससे और दूसरी आपका बिजनेस भी आपसे इसका ठीक है इसका बेड़ा गर्क हो जाता है किस्म। ठीक हो गया। एक केस स्टडी दी है, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, इसको आपने पढ़ना है कि अ नर्स हु हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैक कंप्लेंट्स वाज रिक्वायर्ड टू डू वर्क इन्वॉल्विंग, इस तरह से आपको ये पूरी ठीक है मिल जाएगी। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि हाउ आर, आपको पता चल गया कि रिस्क किसे कहते हैं, रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, वो हमने भी ऊपर देखा कि रिस्क असेसमेंट से क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो आप अपने आप को, अपनी वर्क फोर्स को दूसरे लोगों को बचाते हैं, दूसरा आप हुकूमती कवानीन के ऊपर अमल दरामद करते हैं किस्म का, और दूसरा अपने बिजनेस को अच्छे उसकी जो है ना रेपुटेशन उसकी बढ़ाते हैं आप। ठीक है, आपके बिजनेस को फ़ायदा पहुँचता है। दूसरा कि अब हाउ आर रिस्क असेसमेंट कैरीड आउट, कि रिस्क असेसमेंट करें तो करें कैसे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि वी हैव लर्नड द ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी हैजर्ड इन सम सर्कमस्टांसेस, सो व्हेन preparing to carry out a risk assessment at your workplace, it is essential that you first make a list of tasks you manage including। देखो कहते हैं जब आप को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि हैजर्ड क्या है, हैजर्डस इवेंट क्या है, लाइवलीहुड क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, और आप अब अपनी टीम समेत जा रहे हैं वहाँ पर काम करने के लिए, अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हैं काम करने के लिए, बल्कि काम करने से भी पहले रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो रिस्क असेसमेंट करने से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर क्या क्या चीज क्या 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 काम करने वाले हैं। मतलब कि रिस्क असेसमेंट तभी होगी ना कि आपको पता हो कि वहाँ पर काम क्या होने जा रहा है। पेट्रोलियम का काम होने जा रहा है, गैसोलीन का काम होने जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शनल काम होने जा रहा है, कोई आईटी का काम, कोई सर्वर रूम का काम होने जा रहा है, किस चीज़ का काम होने जा रहा है। तो रिस्क असेसमेंट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें कि एक द लोकेशन वेयर द एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस, कि जिस जगह काम हो रहा है ना उस जगह की लोकेशन कैसी है। ऑन साइट आपने जाकर विजिट करना होगा और वहाँ पर देखना होगा कि आया इस लोकेशन पर ये काम हो सकता भी है कि नहीं हो सकता। ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कौन कौन से लोग ये काम करेंगे, जो भी काम करेंगे। मिसाल सोलर पैनल्स लगा रहे हैं वो एक 30 मंजिला बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, तो आपने सबसे पहले जाकर लोकेशन चेक करनी है कि वहाँ पर ये चीज़ फिजिबल है भी कि नहीं, कि ये लोकेशन है, सोलर पैनल लगाने हैं, बिल्डिंग का मुआयना करना है कि इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे कैसे सोलर पैनल्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरे पॉइंट में कौन कौन से लोग ये सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे, और तीसरी चीज़ कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे इस काम को
करने के लिए क्रेन लाएंगे, एक्सकवेटर्स लाएंगे, या इस तरह के एंकरेज पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे, या स्कैफोल्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो एक चीज़ लोकेशन का पता हो और काम का पता हो कि क्या काम करना है और किस लोकेशन पर करना है, किन लोगों ने करना है, किन इक्विपमेंट्स के साथ करना है, और क्या क्या काम उधर होगा, मतलब वहाँ पर क्या क्या काम होगा। एक 3-4 दिन का काम है। पहले दिन जाकर वहाँ पर हमने ड्रिलिंग करनी है, दूसरे दिन जाकर हमने सोलर पैनल्स ऊपर चढ़ाने हैं, ठीक है, ऊपर हमने लिफ्ट करने हैं सोलर पैनल्स। तीसरे दिन जाकर हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स की फिटिंग का काम करना है। चौथे दिन जाकर हमने पैनल्स को इलेक्ट्रिकल जो है ना उस सप्लाई के साथ जोड़ने का काम करना है। और पांचवें दिन हमने टेस्टिंग का काम करना है। तो ये एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या काम करना है। तो जब ये काम आपको पता होंगी तो आप रिस्क असेसमेंट को अच्छे से कर पाएंगे। अब रिस्क असेसमेंट करने के लिए, रिस्क अगर आप कहते हैं कि सारी चीज़ें पता चल गई, और अब चलते हैं, चालू करते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट चालू करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है, क्या है? आइडेंटिफाई द हैजर्ड। क्या चीज़? आइडेंटिफाई द हैजर्ड। रिस्क असेसमेंट का तरीका जो है, सबसे पहला क्या स्टेप आपने लेना है, ये पूरा एक परफॉर्मा होता है, ठीक है, आपके पास। आपको कुछ तस्वीरें भी मैं शेयर कर दूंगा। एक पूरा परफॉर्मा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि कौन कौन से हैजर्ड। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पता लगाना है कि यहाँ पर हैजर्ड्स क्या क्या है। मतलब 30 मंजिला बिल्डिंग है तो वहाँ से क्या है, गिरने का खतरा है। वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है तो वहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये किस्म का हैजर्ड। दूसरा हैजर्ड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, ठीक है जी। तीसरा हैजर्ड, पहला फॉल हैजर्ड, गिरने का खतरा। तीसरा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। चौथा स्लिप हैजर्ड, कोई बंदा स्लिप हो सकता है, ठीक है, छोटी मोटी चोट आ सकती है। तो मान लेते हैं 3 हैजर्ड्स हैं, तो ये आपने नोट डाउन करने हैं। फिर वंस यू हैव रिकॉर्डेड दिस इंफॉर्मेशन यू कैन देन, ये करने के बाद आपने रिस्क की एस्टिमेशन करनी है। क्या करनी है? रिस्क की एस्टिमेशन करनी है, ठीक है जी। कि रिस्क अगर है तो कितना ज़्यादा रिस्क है और कितना कम रिस्क है। और फिर इवेलुएट द रिस्क। इसका मतलब होता है कि इसको अगर ज़्यादा है कम है तो मज़ीद कम कैसे करेंगे, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करेंगे। इसको कहते हैं इवेलुएट द रिस्क। फिर फाइनल में हमने क्या करना है, जो भी चीज़ें हमने की, मतलब आइडेंटिफिकेशन में की, एस्टिमेशन में की और इवेलुएशन में की, जो जो हमें चीज़ें उससे मिली, ठीक है, आउटपुट मिला, उन सब रिकॉर्ड्स को हम क्या कर लेंगे, उन सब हासिल शुदा चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने पास नोट डाउन कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और फिर साथ साथ उसका मुआयना करते रहेंगे साथ साथ। अब जैसे यहाँ पर तस्वीर में इन्होंने शो कराया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे यहाँ पर उन्होंने सफाई का काम लगाया हुआ है, शीशे साफ कर रहे हैं पानी से, या कोई भी डिटर्जेंट है। तो ये गाड़ी अभी देखें कंपनी आई है, डब्ल्यू कंपनी, ठीक है, वो अपनी गाड़ी भी लेकर आई है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर, कितने वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं? 2 वर्कर्स, एक फीमेल एक मेल है। क्या क्या चीज़ें एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुई हैं? एक वाइपर, एक लैडर, बाकी कुछ टूल्स, पाइप शाइप, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट में यूज़ हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो चलो यूँ मान लें कि 3 मंजिला बिल्डिंग है, आप मान लें 10 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके लिए 60-70 फुट की सीढ़ी की लगा कर 10 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ कर, ये तो बड़ा रिस्की काम है, ठीक है। अक्सर हम कहते हैं रिस्की है तो गिर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर तो लैडर लगाने का फिर तो मामला बड़ा अजीब हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि अगर छोटी जगह है, 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, तो चलो बंदा सीढ़ी लगा ले 15-20-30 फुट की। उससे बड़ी के लिए फिर आपको इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्क हाई हो जाता है गिरने का अगर आप सीढ़ी को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर बड़ी मज़े की है कि चलो सीढ़ी भी अगर आपने लगा ली तो उसका ऊपर से भी जो है ना वो क्लिप होना चाहिए, जिससे आप उसके ऊपर से वो फिक्स कर देंगे, और नीचे से भी। अगर जगह, एक चीज़ ये भी हम ध्यान में रखेंगे ना, अगर जगह नीचे स्लिपरी हुई तो सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी आपकी वो क्या हो सकती है, ठीक है, स्लिप हो सकती है। जैसे सीढ़ी स्लिप हो जाएगी तो बंदा भी ऊपर गिरेगा, सीढ़ी भी उसके ऊपर गिरेगी। तो ये कुछ चांसेस हैं, इसको कहते हैं हैजर्ड। अच्छा, ये जो नीचे हमने वो दिया था ना स्टेप 1 आइडेंटिफाई द हैजर्ड, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब उसके अंदर आपने मजीद क्या करना है, मतलब आइडेंटिफाई द हैजर्ड, हैजर्ड को मजीद आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि ये हैजर्ड है। उसमें जो ए पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले लोकेशन का आपने मुआयना करना है, जिस लोकेशन के ऊपर जाकर आपने काम करना है। दूसरा
दूसरा, एसेस द एक्टिविटीज बीइंग कैरी आउट, और उस लोकेशन पर जाकर हमने कौन कौन से काम करने हैं उसकी ज़रा आपने एक लिस्ट बना लेनी है। तीसरा कि एसेस द परमानेंट एंड टेम्परेरी पीस ऑफ इक्विपमेंट सब्सटेंसेस यूज्ड एंड सब्सटेंसेस यूज्ड एट द लोकेशन। ठीक है, तीसरी ये चीज़ है। चौथी ये चीज़ है हमारे पास। इसके बाद जो स्टेप 2 आता है, इससे कहते हैं, ये हमारा हैजर्ड का था, आइडेंटिफाई द हैजर्ड। इसके बाद हमारे पास आता है नीचे एस्टिमेट द रिस्क। ठीक है, हमने रिस्क की एस्टिमेशन कैसे करनी है। इस फीमेल के पास देख रहे हैं कि एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन बुक है। कहते हैं अब अगर आपने पहचान कर ली हैजर्ड्स की, अब आप क्या कर सकते हैं, रिस्क को एस्टिमेट कर सकते हैं। टू डू दिस यू नीड टू नो हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। आपको इस चीज़ का पता लगाना होगा कि किस किस चीज़ से हमें जो है ना ख़तरा महसूस हो सकता है या महसूस हो रहा है या नुकसान पहुंच सकता है, और किस किस चीज़ से नहीं। ठीक है, फॉर ईच टास्क एंड हैजर्ड यू नीड टू बी क्लियर अबाउट हु माइट बी हार्म, यू नीड टू आइडेंटिफाई हाउ दे माइट बी हार्म। ठीक है, ईच एंड एवरी चीज़ को आपने परखना है और वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ साथ साथ बुक में ये भी पढ़ लीजिएगा कि डू यू नो यंग वर्कर्स हैव 50% मोर एक्सीडेंट्स देन ओल्डर वर्कर्स। ये यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ एंड हेल्थ वर्कर ये बता रही है। ठीक है, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक यंग वर्कर्स ज़्यादा जो है एक्सीडेंट का शिकार होते हैं ओल्ड वर्कर्स से। ठीक है, अच्छा नीचे जाए, इसके वही स्टेप्स है सारे के सारे। कहते हैं ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन रिस्क की। अच्छा, रिस्क को एस्टिमेट कर रहे हैं कि रिस्क कितना खतरनाक हो सकता है और कितना नहीं। अब रिस्क की एस्टिमेशन के अंदर एक और चीज़ आपको नजर आएगी, वो हो गया लो, मीडियम, हाई। ठीक है, लो मतलब यहाँ से देख लें, तस्वीरों से देख लें कि अगर आपने सीढ़ी इस तरह की लगाई हुई है, देखो इस तरह की सीढ़ी है, ये ठीक भी है, और नीचे से भी इसके ग्रिप मजबूत है नीचे से, और ऊपर से भी इसकी ग्रिप मजबूत है, खिसकने का कोई चांस नहीं है। तो अगर यहाँ से बंदा गिरा भी ना, ठीक है, तो या गिरने के चांसेस कम ही हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पर रिस्क कम है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ना तो इसके नीचे ग्रिप्स हैं ना ऊपर ग्रिप है, बीच में कुछ कुछ स्टेप्स टूटे भी हुए हैं। ठीक है, और ढीली ढाली सी है आपकी ये सीढ़ी लैडर। तो यहाँ पर आपका रिस्क जो है ना वो मीडियम लेवल का है, मतलब यहाँ पर आपको खतरा ज़्यादा होगा, मीडियम लेवल का। ये देखें, सीढ़ी की एक टांग छोटी थी, उन्होंने उसके पत्थर रख दिया, ईंट रख दी, और बिल्कुल उसकी हालत ख़राब है। और यहाँ पर तो हम कहते हैं कि जो चढ़ेगा तो वापस जिंदा नीचे नहीं उतरेगा। तो यहाँ पर क्या है, हाई रिस्क है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट एरो है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग लाइकलीहुड, कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो लाइकलीहुड मतलब चांसेस बढ़ रहे हैं किस चीज़ के, रिस्क के हाई होने के। ठीक हो गया जी। और नीचे आए, इधर से नीचे आए, तो अब यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे आपके चांसेस लाइकलीहुड के बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, जो उसके नताइज हैं, उसके भी चांसेस जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसका क्या मतलब है इस सीढ़ी का, अब देखो इंक्रीजिंग कॉन्सिक्वेंस वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप है, और हमारे पास जो वो थी लाइकलीहुड थी वो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब यहाँ पर देखें कि अगर मैं कॉन्सिक्वेंस की बात करूँ, मैंने कहा था कि वो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा। कहते हैं कि अगर आप सीढ़ी यहाँ से गिरते हैं नीचे, इस एरिया से सीढ़ी के नीचे यहाँ से गिरते हैं सीढ़िया की सीढ़ी से, तो आपको कम चोट आएगी, तो मतलब आपका जो आउटपुट होगा वो कम लेवल का होगा, मतलब कम चोट आएगी। अगर आप सीढ़ी के दरमियाने हिस्से से गिरते हैं, उन्होंने इसके 3 क्वाड्रेंट्स बना दिए, ये एक, दूसरा, तीसरा, 3 मंजिल के हिसाब से। कहते हैं दूसरे मंजिल से गिरेंगे, दूसरे फ्लोर से, तो आपको मीडियम लेवल के आउटपुट देने होंगे, आपको मिलेंगे। और आप टॉप से गिरते हो तो आपका यहाँ से कॉन्सिक्वेंस हाई होगा, मतलब कि आपको चोट ज़्यादा आएगी। तो वो यहाँ पर भी साथ साथ आपने देखें लिखी हुई है कि H3 हैज़ मेजर इंजरी सच एज एम्प्यूटेशन, डिस्क्लोजन ऑफ द बोन और डेथ, मौत हो सकती है, बोन टूट सकती है वगैरह वगैरह। और 2 में कट शर्ट्स लग सकते हैं, ठीक है, जिसको टांगे शांगे हम कहते हैं। और 3 में इतनी चोट लगेगी, फर्स्ट एड दे दे कोई, वो रुई दे दे बस, उससे भी आपका जो खून बहना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ना इसकी थोड़ी सी इस चीज साइकी को समझना है। ठीक, और यहाँ पर साथ साथ कुछ
कुछ रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, स्टैटिस्टिकल समरी भी दी जा रही है, ठीक है, इसको भी साथ साथ आपने पढ़ना है, ठीक हो गया जी। और साथ साथ आगे जाएं। तीसरा स्टेप आ रहा है इवेलुएट द रिस्क। पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द रिस्क, एस्टिमेट्स, अभी जो हमने एस्टिमेशन की। इवेलुएट, इवेलुएट हम ऐसे करते हैं, ये एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स 1 2 3, ठीक है, 2 4 6 3 6 9 ऐसे करें, ठीक हो। मतलब एक मैट्रिक्स जब बना लेते हैं ना इस तरह का मैट्रिक्स, कि उसके लेफ्ट से राइट में लाइक्लीहुड को रखते हैं और बॉटम टू टॉप कॉन्सिक्वेंस को रखते हैं। अब ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपकी क्या है, नो फर्दर एक्शन बट इंश्योर कंट्रोल आर मेंटेन एंड रिव्यूड। इधर जो है ना आपकी लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों के दोनों लो है। ये जो पीले पीले हैं 3 4 3, यहाँ पर क्या सीन है, मतलब ये वाला कि लुक टू इम्प्रूव, यहाँ पर मीडियम लेवल का आपका लाइक्लीहुड भी और कॉन्सिक्वेंस भी है। और 6 9 6 ये आपका टेक इमीडिएट एक्शन, ये जो है ना या तो स्टॉप, या आपको कहते हैं स्टॉप कर लो यहाँ पर काम, ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी हाई है। तो इस तरह से ये क्या, अक्सर आईओएस के अंदर इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उसमें समझाया होता है कि इसका क्या होगा आउटपुट, ठीक है जी। तो ये कुछ साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, अनलाइकली, फेयर लाइकली वगैरह वगैरह, ठीक है, इसको आपने देखना। अब जिस तरह दोबारा आ गया, अब ये 5x5 मैट्रिक्स उन्होंने बना दी है, मतलब बिल्डिंग अब 5 मंजिला है, पहले 3 मंजिला थी, तो 5 मंजिला होगी, 5 स्टोरियाँ होंगी, तो अब 5x5 का मैट्रिक्स बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये नो एक्शन, मॉनिटर, एक्शन, अर्जेंट एक्शन, स्टॉप, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर इनके साथ साथ 1 2 3 6 8 12 15 16 20 25 इस तरह से उनके नए नए स्टेप्स भी बढ़ रहे हैं। बस आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज लाइक्लीहुड होगा, बॉटम टू टॉप कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप हमारा है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। जब आपने इस तरह से आपके पास ना पूरा एक परफॉर्मा आता है, उस परफॉर्मा के ऊपर आपने सारी चीज़ें जो आपने आइडेंटिफिकेशन की है हैजर्ड की, जो आपने रिस्क की जो है एस्टिमेशन की है, जो इवोल्यूएशन की है, उसको इसके ऊपर उतारना है आपने। ये एक रिस्क असेसमेंट फॉर्म होता है इस नाम से, या आप गूगल भी कर लेना तो आपको रिस्क असेसमेंट फॉर्म, ठीक है, आयुष, इस तरह के रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स होते हैं। और उसकी ज़रा आप शक्ल सूरत देख सकते हैं, ऐसे देखो, ये ओरिजिनली ये रिस्क असेसमेंट फॉर्म होती हैं, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि इसके अंदर लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, देखो ऐसे, ठीक है जी। ये पूरा आपका रिस्क असेसमेंट फॉर्म है, ये आपको नीचे मिल भी जाएगा इसमें, ठीक है। कहते हैं आपने पूरा वो रिस्क असेसमेंट फॉर्म करना है, फिर रिव्यू योर फाइंडिंग्स कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, कि जब सारी चीज़ें कर रहे हैं तो सामने कैलेंड्रिकल रिपोर्ट में, कैलेंडर के थ्रू सामने आपने सारी चीज़ें रखनी है कि हमारे जो जो भी काम हो रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, उन सारों चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना, इसको कहते हैं रिव्यू, ठीक है। चेक एंड बैलेंस नहीं कहते हम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिव्यू। क्या जब तक चेक एंड बैलेंस रखेंगे ना, तो हो सकता है हमारे वर्क एंड प्रोसीजर में चेंज आ जाए, या हमें ख़रीदने पड़े न्यू इक्विपमेंट्स, या स्टाफ और बुलाना पड़े, या स्टाफ को लेकर जाना पड़े, तो ये हमारे रिव्यू के अंदर ही है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस के तनाजुर में हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि क्या चीज़ें चेंज कर होनी है या क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं होनी, ठीक है। तो ये नीचे जाकर हम गेटिंग इट राइट और रिस्क असेसमेंट वगैरह वगैरह समरी आ जाती है, ठीक है, ये वही, और ये आपका रिस्क असेसमेंट फॉर्म आ जाता है। ये यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ये ठीक है, ठीक है। नेम ऑफ द एसेसर, आप अगर रिस्क एसेसर है तो वो आ जाती है, डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, वर्क एरिया आ जाता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, या व्हाट इज हैजर्ड, हु माइट बी हार्म्ड, यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल अप करनी है, ठीक है। नो, ठीक है, ये LCR, न्यू रिस्क रेटिंग, ठीक है, एक्शन मॉनिटर्ड बाय होम, ये वो सारी चीज़ को फिल अप करना पड़ता है, ठीक है। ये एक और रिस्क असेसमेंट फॉर्म है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारा आ जाता है मॉड्यूल नंबर 3,